नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास, जिसमें आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है। दोस्तों, इसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियोज़ आपको सही टाइम पे मिल सके। और वीडियो को आप लोग शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इसका लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि मैं वीडियो में बहुत स्लो बोलता हूं, तो प्लीज़ वो यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है दोस्तों आपके माध्यम के अनुसार मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15। भारत में राष्ट्रीय चेतना व राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित थे। पहला, अंग्रेजी राज का प्रभाव व राजनीतिक एकता। दूसरा, प्रशासनिक एकता की स्थापना। तीसरा, संचार के साधनों का विकास। चौथा, आधुनिक शिक्षा का प्रचलन। पांचवा, समाचार पत्रों का योगदान। छठवां, समाज व धर्म सुधार आंदोलनों का प्रभाव। सातवां, ब्रिटेन द्वारा आर्थिक शोषण। आठवां दोस्तों, लीटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, जिसे हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, आईसीएस, परीक्षा में आयु में कमी, दिल्ली में भव्य दरबार आदि। नौवां नंबर दोस्तों, रिपन के समय एल्बर्ट बिल का विवाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा जाता है। पहला चरण 1885 से 1905 ईस्वी, दूसरा चरण यानी द्वितीय चरण 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी, और तृतीय चरण दोस्तों 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी। ठीक है, आगे देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। पहला है बंगाल की संस्थाएं। 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक सभा गठित की गई। 19 मार्च 1838 ईस्वी को द्वारकानाथ टैगोर ने थियोडोर डिकेंस के सुझाव पर कलकत्ता में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की। यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इसका उद्देश्य बंगाल, बिहार व उड़ीसा के जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव आदि इसके अन्य प्रमुख सदस्य थे। आगे है दोस्तों, यह सोसाइटी ब्रिटेन में एडम्स द्वारा 6 जुलाई 1839 ईस्वी को स्थापित ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से भी सहयोग करती थी। 20 अप्रैल 1843 ईस्वी को कलकत्ता में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन या बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में भी द्वारकानाथ टैगोर का हाथ था। अनेक अंग्रेज भी इसके सदस्य थे। जॉर्ज थॉम्पसन नामक अंग्रेज ने 1843 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता भी की थी। आगे है दोस्तों, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन के सचिव प्यारे चंद्र मित्र थे। इस प्रकार 1843 ईस्वी तक बंगाल में 2 संगठन हो गए। लैंड होल्डर्स सोसाइटी धनिकों का एक एवं बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन पढ़े लिखे लोगों का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन,
लैंड होल्डर्स सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन को मिलाकर 31 अक्टूबर 1851 ईस्वी को कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके संस्थापकों में राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मिश्र तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी शामिल थे। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य भारतीयों के लिए राजनैतिक अधिकारों की मांग करना था। इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव एवं सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर थे। हिंदू पैट्रियट इसका मुख्य पत्र था। आगे है दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में निम्नलिखित कार्य किए। ठीक है, पहला है 1854 ईस्वी में हेली बरी व्यवस्था समाप्त करने की मांग की। नंबर 2, 1856 ईस्वी एवं 1860 ईस्वी में इंग्लैंड एवं भारत में सिविल परीक्षा एक साथ कराने की मांग की। नंबर 3 दोस्तों, 1865 ईस्वी में जब सिविल सेवा की उम्र घटाकर 22 से 21 वर्ष की तो इसका विरोध किया। आगे है दोस्तों, 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की। शंभुचंद्र मुखर्जी इसके अस्थायी अध्यक्ष बने। आगे है इंडियन एसोसिएशन 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन भारतीय संघ की स्थापना की। यह कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था थी। इसने सिविल सेवा परीक्षा में सुधार की मांग, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी राष्ट्रगुरु एवं बिना ताज के बादशाह के नाम से प्रसिद्ध थे। इंडियन एसोसिएशन के मार्च 1877 ईस्वी के अधिवेशन में केशव चंद्र सेन ने भाग लिया। इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस थे। इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य सभी धर्मों एवं जातियों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए संगठित करना था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के मुख्य पत्र हिंदू पैट्रियट ने इस संगठन का स्वागत किया। इस संगठन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। आगे है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें आईसीएस से असम में बर्खास्त कर दिया गया और आईसीएस से बर्खास्त होने वाले वे प्रथम भारतीय थे। 1883 ईस्वी में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नॉरिस द्वारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कोर्ट की अवमानना के आरोप में 2 माह की सज़ा सुनाई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन में असम चाय बागान के कुलियों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध आंदोलन चलाया। इसमें द्वारकानाथ गांगुली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे है नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ने इल्बर्ट बिल के विवाद के परिणाम स्वरूप कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का आयोजन किया। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। वह प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने की थी। आगे है नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कलकत्ता में 1885 ईस्वी में आयोजित हुआ। इसी समय बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन चल रहा था। अतः सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस बम्बई में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की नेशनल कॉन्फ्रेंस का
1986 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। आगे दोस्तों बम्बई की संस्थाएं आइए देख लेते हैं। 1852 ईस्वी में बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था बम्बई एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भाऊदाजी ने की। जमशेद जीजाभाई भी इसके अध्यक्ष थे। दक्कन एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख ने की थी। 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे, एस एच चिपलुंकर व जी.वी. जोशी ने पूना में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। 1885 ईस्वी में बम्बई त्रयी या त्रिमूर्ति फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी तथा के.टी. तेलंग ने बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। फिरोज शाह मेहता बम्बई के बेताज बादशाह के नाम से प्रसिद्ध थे। मद्रास की संस्थाएं, ठीक है। 1850 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन मद्रास एसोसिएशन की स्थापना C.Y. मुदालियर ने की थी। 1852 ईस्वी में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना गुजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने की। 1884 ईस्वी में ए वीर राघव चेरियार जी, सुब्रमण्यम अय्यर, गुजुलू लक्ष्मी नरसू तथा पी आनंद चार्लू ने मद्रास में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य स्थानीय संगठनों व संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करना था। आगे है दोस्तों, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन बड़े जमींदारों या अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के संगठन थे। इनका उद्देश्य अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाना नहीं था, लेकिन इन्होंने देश में राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य किया। भारतीय राष्ट्रवाद पश्चिम से भिन्न मगर उससे उत्पन्न संवाद था। यह पार्थ चटर्जी का कथन था। पार्थ चटर्जी का क्या कथन था? भारतीय राष्ट्रवाद पश्चिम से भिन्न मगर उससे उत्पन्न संवाद था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा, क्षमा करिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए रिटायर्ड अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम भी उनको बोलते हैं, ने 1885 ईस्वी में की। A.O. ह्यूम ने जनता के मित्र यानी पीपल्स फ्रेंड पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। ह्यूम पक्षी विशेषज्ञ थे। कांग्रेस की स्थापना की पहली सार्वजनिक घोषणा 5 दिसंबर 1885 ईस्वी को मद्रास से प्रकाशित द हिंदू अखबार में की गई, ठीक है। आगे है दोस्तों, ह्यूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की तथा इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में आयोजित किया गया। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसी सम्मेलन में ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, जो अमेरिका से लिया गया। इस प्रकार कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? तो दोस्तों बम्बई में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, मिनिमाइज़ करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। आगे है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ईसाई थे, ठीक है। इसके प्रथम सचिव जो थे वो A.O. ह्यूम थे। ह्यूम 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के महासचिव रहे। ह्यूम कांग्रेस के एकमात्र पूर्णकालिक सदस्य थे।
1907 ईस्वी में दिन दिनसा दिनसा एदुल जी वाचा कांग्रेस के महासचिव बने। विलियम वेडरबर्न ने एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी। ठीक है, आगे है दोस्तों। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिनमें सर्वाधिक बम्बई प्रांत से 38 थे। इनमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, काशीनाथ तैलंग, वी राघवाचारियार, एन जी चंद्रावरकर, एस सुब्रमण्यम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में दो मुस्लिम प्रतिनिधि बदरुद्दीन तैयबजी एवं रहीमतुल्ला सयानी ने भी भाग लिया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में आयोजित होना था, किंतु वहां अकाल पड़ने से यह अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया। आगे है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में प्रस्तुत की गई मांगें क्या क्या थी, आइए देखते हैं। पहला है, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद का विस्तार हो। नंबर दूसरा, उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को पूरा अवसर मिले। नंबर तीन, सैनिक खर्च में कमी हो। नंबर फोर, भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति हो। आगे है, कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य व इससे जुड़े विवाद। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीय जनता में पनप रहे असंतोष, ठीक है, असंतोष को एक संगठन द्वारा सुरक्षित रूप से बाहर निकालना था। अतः कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने एक सुरक्षा वाल्व के रूप में की थी। 1898 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कहा कि ह्यूम डफरिन की सीधी सलाह से काम कर रहे थे। लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम को इस बात का संशय था कि अगर जनता के असंतोष को व्यवस्थित रूप से बाहर नहीं निकाला गया तो आगे देख लेते हैं, तो भारत में भयंकर विस्फोट हो सकता है, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। आगे है दोस्तों, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को स्पष्ट रूप से अंग्रेजी राज्य की रक्षा हेतु सेफ्टी वॉल्व यानी अभय कपाट माना। सुरक्षा वाल्व या सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में दिया था। लाला लाजपत राय ने 1916 ईस्वी में यंग इंडिया के एक लेख में कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज या डफरिन के दिमाग का शिशु बताया। अंग्रेज़ों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व के रूप में की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने इसका प्रयोग त्वरित चालक के रूप में किया, जिससे सरकारी दमन को रोका जा सके। आगे दोस्तों, रजनी पामदत्त ने अपने पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को रोकना था। आगे है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन और भारत सचिव लॉर्ड आर चर्चिल यानी रेंडॉल्फ स्पेंसर चर्चिल थे। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे और बम्बई के गवर्नर लॉर्ड रे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको टिक कर लीजिएगा आप लोग, लिखना होगा तो लिख के। जून 1885 ईस्वी तक भारत सचिव लॉर्ड क्रॉस थे। डफरिन ने ह्यूम को धूर्त, पागल और बेईमान कहा। विलियम वेडरबर्न ने ह्यूम की जीवनी लिखी, जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। आगे है,
ह्यूम आज़ादी के प्रेमी थे, मगर सबसे पहले तो अंग्रेज देशभक्त ही थे। लाला लाजपत राय का ये कथन था। प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति सरकार का उदार दृष्टिकोण था, यहाँ तक कि 1886 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन के बाद लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी भी दी थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। इन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन, तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे दोस्तों, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज था जॉर्ज यूल। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन चौथा अधिवेशन था। ठीक है, चौथा अधिवेशन में थे। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस में शामिल हुए तथा इस अधिवेशन में नारा दिया गया कि हम सब पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हैं। आगे है दोस्तों, गोखले ने 1913 ईस्वी में कहा कि अगर कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज के स्थान पर कोई भारतीय करता तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस आंदोलन को कुचलने का तत्काल कोई रास्ता ढूंढ लिया गया होता। कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन बम्बई 1889 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम भाग लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे दोस्तों, 1889 ईस्वी में कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन बम्बई अधिवेशन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स ब्रेडला भी उपस्थित थे। चार्ल्स ब्रेडला को भारतीय मामलों में रुचि लेने के कारण ब्रिटिश संसद के सदस्य इन्हें भारत के लिए सदस्य के रूप में संबोधित करते थे। दादा भाई नौरोजी, आइए देख लेते हैं, ब्रैकेट में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दादा भाई नौरोजी 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और मनमोहन घोष भी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना से जुड़े थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भारत के ग्लैडस्टोन और मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से भी जाना जाता था। मिस्टर नैरो मेजोरिटी। आगे दोस्तों, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता 1886 ईस्वी की अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी ने ही की थी, जो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी ने नैतिक निर्गमन यानी प्रतिभा पलायन का सिद्धांत दिया है। आगे, ब्रिटेन में 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय सुधार समिति की स्थापना हुई। इस समिति द्वारा 1890 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड से इंडिया नामक पत्र प्रकाशित किया। इसमें भारत की जानकारी दी गई थी। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। वे लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे। दादा भाई नौरोजी फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए, लेकिन 1892 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले व्योमेश चंद्र बनर्जी चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय लाल मोहन घोष थे, जिन्होंने 1885 ईस्वी का चुनाव लड़ा था। आगे है, दादा भाई नौरोजी की राष्ट्रीय आंदोलन की सर्वाधिक प्रभावी देन यह थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन
1893 के लाहौर अधिवेशन एवं 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑकलैंड काल्विन ने 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बाधा डालने का प्रयास किया। यही से सरकार के असहयोग का रवैया शुरू हुआ। 1889 ईस्वी में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष वेडरबर्न एवं सचिव डिग्बी थे। इस समिति ने दादा भाई नौरोजी के साथ इंडिया नामक पत्र निकाला था। आगे है 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी नेता का वर्चस्व था। ये उदारवादी नेता अपनी मांगों को प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से सरकार के सामने रखते थे तथा इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में पूरा विश्वास था। ये संवैधानिक तरीके से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। आगे है नरमपंथी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, रमेश चंद्र दत्त, दिनसा वाचा आदि प्रमुख थे। उदारवादियों को प्रारंभ में कुछ सफलता भी मिली। 1886 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई तथा भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने पर सरकार सहमत हुई। भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए वाई आयोग की स्थापना हुई थी। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम भी अंशतः उदारवादियों के दबाव का परिणाम था। कांग्रेस के बारे में टिप्पणियां, आइए देखते हैं क्या है। डफरिन का है पहले। कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ये लॉर्ड डफरिन का कथन था। आगे लॉर्ड कर्जन क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। कांग्रेस अपने पतन के कगार पर खड़ी है और भारत में रहते हुए मेरी एक प्रबल अभिलाषा इसके शांतिपूर्ण अंत में सहयोग करना है। ये लॉर्ड कर्जन का कथन है। आगे तिलक भी कहते हैं, लेकिन उससे पहले है कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहा था। आगे दोस्तों, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यह तिलक जी का कथन था। आगे दोस्तों, अश्विनी दत्त ने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। अरविंद घोष ने कांग्रेस के नेताओं के प्रतिवेदनों का वर्णन बुलबुलों के साथ खेलने के रूप में किया। आगे है दोस्तों, मुझे खुशी है कि कांग्रेस नीचे की ओर जा रही है। यह राजद्रोही संस्था है। इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। एल्गिन द्वितीय ने ये कहा था। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट या भीख मांगने वाली संस्था कहा। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस की तुलना एंटोनियो ग्राम्सी के स्थितियों का युद्ध वॉर ऑफ पोजीशन से की है। कांग्रेस स्वर्ण हिंदुओं की फासीवादी कांग्रेस है। स्वर्ण हिंदुओं की फासीवादी कांग्रेस है। ये जिन्ना का कथन था। आगे है दोस्तों, तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना एवं विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी, यह अरविंद घोष ने कहा था।
तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन एवं अधिवेशनों को छुट्टियों का मनोरंजन बताया था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह रेगिनेल्ड कोपलैंड ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा उग्रवाद या नव राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, उग्रवाद या नव राष्ट्रवाद का उदय हम लोग देखेंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण था ये 1905 से 1919 ईस्वी। ठीक है, चलिए। उग्रवाद या नव राष्ट्रवाद का जनक तिलक थे। तिलक को भारत का बेताज बादशाह एवं मिस्टर ब्लंट कहा जाता था। कांग्रेस की उदारवादी नीति अर्थात प्रार्थना एवं याचना की नीति अंततोगत्वा तिलक के नेतृत्व में समाप्त हो गई। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण में स्वदेशी आंदोलन तथा क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी नीतियों से उग्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध युवा नेताओं का मोह भंग हो गया। उग्रवादी नेताओं विशेषकर तिलक ने कांग्रेस की अनुनय विनय की प्रवृत्ति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। डफरिन ने उदारवादियों की नीतियों को अज्ञात में एक बड़ी छलांग कहा था डफरिन ने। आगे उदारवादियों के बारे में लाला लाजपत राय ने कहा, 20 वर्षों तक रियायतों तथा दुख दूर करने के लिए असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए। आगे नरम दल की नीति ब्रिटिश सरकार समर्थक के रूप में जानी जाती थी और अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों में थे। लाला लाजपत राय के गुरु मैजिनी एवं तिलक के गुरु शिशिर कुमार घोष थे। लाला लाजपत राय ने मैजिनी की रक्षा द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था। अरविंद घोष ने 1893 से 94 ईस्वी में इंदु प्रकाश अखबार में संपादक के.जी. देशपांडे के आग्रह पर न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख श्रृंखला का प्रकाशन किया, जिसमें उन्होंने उदारवादी राजनीति की पहली बार आलोचना की। कांग्रेस की प्रतिवेदन व अनुनय विनय की प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए पुराने नेताओं के स्थान पर नई पीढ़ी के युवा नेताओं के आगे आने का आह्वान किया। आगे दोस्तों, कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है एवं अराष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही है, यह अरविंद घोष ने कहा था। अरविंद घोष ने पांडिचेरी में ओरुविले आश्रम की स्थापना की थी। याद रखिएगा, कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष प्रमुख थे। लाल बाल पाल को भारतीय राष्ट्रवाद की त्रिमूर्ति कहा जाता है। बिपिन चंद्र पाल प्रारंभ में उदारवादी थे किंतु बाद में उग्रपंथी हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। उग्रवाद के उदय के प्रमुख कारण, आइए देखते हैं क्या क्या है उग्रवाद के उदय के प्रमुख कारण। पहला है दोस्तों, सरकार की जनता विरोधी नीतियाँ। 1896 ईस्वी में कपास पर से उत्पादन शुल्क की वापसी। नंबर 2, लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ, जैसे 1904 ईस्वी का विश्वविद्यालय अधिनियम, 1905 का बंगाल विभाजन आदि। नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, जैसे अबिसीनिया द्वारा 1896 ईस्वी में इटली को पराजित करना,
1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस को पराजित करना आदि। नंबर 4, देसी भाषाओं के समाचार पत्रों के बढ़ते प्रसार के कारण राजनीतिक चेतना बढ़ी। कलकत्ता के बंगवासी और पुणे के केसरी और काल जैसे अखबारों ने कांग्रेस की उदारवादी नीति की आलोचना की। नंबर 5 है विवेकानंद, तिलक, अरविंद घोष जैसे विचारकों ने भी उग्रवाद के मार्ग को प्रशस्त किया। विवेकानंद ने कहा कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है। ठीक है, ये विवेकानंद का कथन था कि कमजोरी जो है वो पाप है, कमजोरी मृत्यु है। उग्रवाद की मशाल तिलक ने जलाई। तिलक ने राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लिया। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। शिवाजी महोत्सव शिवाजी का राज्यारोहण उत्सव था। आगे दोस्तों, स्वराज स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम तिलक ने ही दिया था। उनके अनुसार हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, तिलक और विपिन चंद्र पाल उग्रवाद के 3 प्रमुख स्तंभ थे। तिलक ने केसरी, पाल ने न्यू इंडिया और लाल ने पंजाबी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर प्रहार किए। आगे है दोस्तों हमारा बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन का काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्च बिंदु था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया जो भारतीय राष्ट्रवाद पर एक प्रच्छन्न प्रहार था। इस कारण कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। बंगाल इस समय सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें पश्चिमी व पूर्वी बंगाल सहित बिहार व उड़ीसा भी शामिल थे। असम 1874 ईस्वी में बंगाल से अलग हो गया। अंग्रेज सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक कारणों से किया जा रहा है क्योंकि इतने बड़े प्रांत को विभाजित किए बिना सुव्यवस्थित ढंग से शासित नहीं किया जा सकता था। किंतु विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रही राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। अतः विभाजन राजनीति से प्रेरित था। ठीक है, आगे दोस्तों अविभाजित बंगाल को बंगाल तथा पूर्वी बंगाल में विभाजित किया गया। नवगठित बंगाल प्रांत में आधुनिक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व बिहार शामिल थे। कलकत्ता इसकी राजधानी थी। यह हिंदू बहुसंख्यक प्रांत हो गया, लेकिन इस बंगाल में बंगाली आबादी गैर बंगालियों से कम हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा दूसरे प्रांत को पूर्वी बंगाल और असम नाम दिया गया। इसमें बंगाल के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले शामिल थे। इसकी राजधानी ढाका थी। पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बेमफायल्ड फुल्लर ने मुसलमानों का अपनी चहेती पत्नी के रूप में उल्लेख किया। इस प्रकार बंगाल विभाजन धार्मिक आधार पर भी हुआ। आगे है बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर एवं भारत सरकार के गृह सचिव एच.एच. रिस्ले का संबंध भी बंगाल विभाजन से था। रिस्ले ने कहा कि एकजुट बंगाल अपने आप में शक्ति है। बंगाल अगर विभाजित हो तो सभी भागों की दिशाएं अलग अलग होंगी। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन थे।
बंगाल विभाजन या बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। आगे है दोस्तों, अब्दुल रसूल ने कहा, पिछले 50 से 60 वर्षों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके वह हमने 6 महीने में हासिल कर लिया और बंगाल विभाजन ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। हालांकि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव दिसंबर 1903 ईस्वी में ही सार्वजनिक हो गया था। आगे, बंगाली हितवादी तथा संजीवनी जैसे अखबारों ने अपने लेखों में बंगाल विभाजन का विरोध किया। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू हुआ। उस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने खाना नहीं बनाया, उपवास रखा एवं वंदे मातरम गीत गाया। आगे, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को एकता के प्रतीक के रूप में राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को राखी भी बांधी थी। आगे दोस्तों, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने इस आधार पर बंगाल विभाजन का समर्थन किया कि इससे पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत होगा। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के भाई अतीकुल्ला खां, लियाकत हुसैन, अब्दुल रशीद एवं इस्माइल चौधरी जैसे प्रमुख मुसलमान नेताओं ने बंगाल विभाजन का विरोध किया। आगे दोस्तों, 22 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल के मुख्य सचिव कार्लायल ने एक सर्कुलर द्वारा धरना दे रहे विद्यार्थियों के संस्थानों के अनुदान, मान्यता व छात्रवृत्तियां वापस लेने की धमकी दी। इस कार्यालय सर्कुलर के विरोध में कृष्ण कुमार मिश्र ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों बनाई, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और छोटा। ठीक है, अब ठीक है। बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने 13 जुलाई 1805 ईस्वी के अंक में दिया। संजीवनी ब्रह्म समाज की पत्रिका थी। ठीक है, आगे देखते हैं। बहिष्कार प्रस्ताव पारित होने के बाद विदेशी आंदोलन में बंगाल का प्रत्येक वर्ग सम्मिलित हो गया। मेमन सिंह एवं फरीदपुर के मोचियों ने अंग्रेजों के जूते की मरम्मत नहीं करने एवं बारीसाल के उड़िया रसोइयों तथा कालीघाट के धोबियों ने अंग्रेजों के यहाँ काम करने से इनकार कर दिया। आगे, वंदे मातरम बंगाल स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत था। आगे है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में बनारस में दिसंबर 1905 ईस्वी में हुआ। स्वदेशी आंदोलन को रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने उपन्यास गोरा एवं घर बायरे में लिखा है। पहला राष्ट्रीय स्कूल नवंबर 1905 ईस्वी में रंगपुर में स्थापित किया गया। आगे दोस्तों हम लोग बनारस अधिवेशन पढ़ेंगे। कांग्रेस ने 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन अध्यक्षता गोखले ने की थी में बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया। बनारस अधिवेशन में बहिष्कार यानी बॉयकॉट का प्रस्ताव
मदन मोहन मालवीय ने पेश किया और लाला लाजपत राय ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह का सुझाव भी दिया था। आगे है, बनारस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया तथा स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया। उग्र राष्ट्रवादी लाल बाल पाल तथा अरविंद घोष स्वदेशी व बहिष्कार को संपूर्ण भारत में फैलाना चाहते थे तथा इसे एक राजनैतिक जन आंदोलन का रूप देना चाहते थे। इनका लक्ष्य जो है स्वराज था। नरमपंथी बंगाल से बाहर आंदोलन के विस्तार के विरुद्ध थे। अप्रैल 1906 ईस्वी में बरिशाल सम्मेलन बंगाल प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता अब्दुल रसूल ने की। आगे है, बारिशाल सम्मेलन के बाद युगांतर समाचार पत्र ने 22 अप्रैल 1906 ईस्वी के अंक में लिखा, समस्या का समाधान जनता के अपने हाथों में है। भारत के 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ ऊपर उठाने होंगे। ताकत का सामना ताकत से करना होगा। 1906 ईस्वी में बंगाल के हिरेंद्र नाथ दत्त ने स्वदेशी को रोम की देवी जुनूस के समान बताया। आगे हम लोग कलकत्ता अधिवेशन पढ़ेंगे। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादियों और उग्रवादियों में विवाद हुआ। दादा भाई नौरोजी को अंत में अध्यक्ष चुनकर इस विवाद को समाप्त किया गया। कलकत्ता अधिवेशन में उग्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से जुड़े 4 प्रस्ताव पास करवाए। इसी अधिवेशन में आगे देख लेते हैं। इसी अधिवेशन में दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया और स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बताया। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी का अध्यक्षीय भाषण मोहम्मद अली जिन्ना ने पढ़ा। इसी समय जिन्ना भी कांग्रेस में शामिल हुए। 1904 ईस्वी में जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। आगे है, बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया बल्कि स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि का भी बहिष्कार हुआ। अरविंद घोष के अनुसार आर्थिक इतिहासकार रमेश चंद्र दत्त ने लोगों के मन को बहिष्कार आंदोलन के लिए जागरूक किया। धोबियों ने विदेशी वस्त्र धोने से मना कर दिया। आगे है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का प्रसार। बरिशाल के अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की एवं गांवों में उत्थान कार्यक्रम चलाया और लोगों को आंदोलन के प्रति जागृत किया। सर्वप्रथम बंगाल के भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी आंदोलनों की विचारधारा की वकालत की। आगे है, तिलक द्वारा महाराष्ट्र में शुरू किए गए गणपति और शिवाजी उत्सवों ने स्वदेशी का प्रचार पश्चिमी भारत के साथ साथ बंगाल में भी किया। स्वदेशी आंदोलन में तिलक ने स्वदेशी का प्रचार करने के लिए स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा की स्थापना की। बम्बई और पूना में स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तिलक एवं उसकी पुत्री श्रीमती केतकर, शिवराम पंत परांजपे, श्रीमती एवी जोशी ने किया। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने स्वदेशी को पंजाब एवं उत्तरी भारत में फैलाया। मुंशीराम यानी श्रद्धानंद एवं आर्य समाजी चंद्रिका दल
ने स्वदेशी आंदोलन का पंजाब में नेतृत्व किया। सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी का दिल्ली में नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं। चिदम्बरम पिल्लई एवं सुब्रमण्यम शिवा स्वदेशी आंदोलन को दक्षिण भारत यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में ले गए। विपिन चंद्र पाल के भाषणों से भी स्वदेशी मद्रास प्रेसिडेंसी में फैला। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सर्वोत्तम राव ने किया है। परंपरागत उत्सवों तथा मेलों द्वारा भी स्वदेशी का प्रचार हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता को बढ़ाया। आगे है दोस्तों, निर्भरता को बढ़ाया। स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। अरविंद घोष इसके प्रिंसिपल बने। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भारतीय राष्ट्रवादियों ने की। अरविंद घोष इससे जुड़े थे। तकनीकी शिक्षा के लिए 25 जुलाई 1906 ईस्वी को बंगाल टेक्निकल आगे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। आगे बंग भंग आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन तथा सतीश चंद्र मुखर्जी ने बंगाल में डॉन सोसाइटी की स्थापना की। आगे स्वदेशी उद्योगों की स्थापना भी हुई। पीसी राय ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में देखने को मिला। रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद आदि ने राष्ट्रीय भावना के गीत लिखे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा जो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। ठीक है। आगे चित्रकला के क्षेत्र में कलकत्ता के जोरासांकी में जन्मे अवनींद्र नाथ टैगोर 1871 से 1951 ईस्वी और मुंगेर बिहार में जन्मे नंदलाल बोस 1882 से 1966 ईस्वी महत्वपूर्ण थे। अवनींद्र नाथ ने पाश्चात्य प्रभाव से मुक्त होकर पूर्णतः स्वदेशी कला की प्रेरणा से चित्र बनाए। अवनींद्र नाथ नव बंगाल चित्रकला के प्रवर्तक थे। 1905 ईस्वी में बनाया गया मदर इंडिया भारत माता का चित्र अवनींद्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। 1905 ईस्वी में बनाया गया मदर इंडिया यानी भारत माता का चित्र जो है अवनींद्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र है। बुद्ध एंड सुजाता, द विक्ट्री ऑफ बुद्धा, गणेश जयंती आदि अवनींद्र नाथ के अन्य प्रसिद्ध चित्र हैं। आगे दोस्तों, नंदलाल बोस 1907 ईस्वी में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट भारतीय पाश्चात्य कला संस्थान में से छात्रवृत्ति पाने वाले प्रथम चित्रकार थे। भारतीय प्राच्य कला संस्थान से छात्रवृत्ति पाने वाले पहले चित्रकार थे। इस सोसाइटी की स्थापना अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी। नंदलाल बोस ने विश्व परंपराओं के विविध पक्षों से सीख कर अपनी चित्रकारी में उसका सम्मिश्रण किया। जैमिनी राय 1887 से 1972 ईस्वी ने चित्रकला की व्यक्तिगत शैली विकसित की जो ग्राम्य परंपरा के
नज़दीक थी। विज्ञान के क्षेत्रों में जगदीश चंद्र बोस, पीसी राय आदि ने काफ़ी कार्य किया। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार घरों से बाहर आकर महिलाओं ने धरनों और प्रदर्शनों में भाग लिया। महिलाओं ने विदेशी चूड़ियों का भी बहिष्कार किया। आंदोलन का सामाजिक आधार भी बढ़ा। इसमें कुछ जमींदारों, शहरों के निम्न मध्यम वर्ग तथा छोटे कस्बों के छात्रों ने व्यापक स्तर पर भाग लिया। किसान स्वदेशी आंदोलन से अलग ही रहे। स्वदेशी आंदोलन की मुख्य कमी यह रही कि इसमें बहुसंख्यक मुस्लिम, विशेषतः मुस्लिम किसान शामिल नहीं हुए। स्वदेशी आंदोलन के चरमोत्कर्ष के समय बंगाल में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। मुस्लिम कृषकों ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हिंदू जमींदारों के विरुद्ध दंगे किए। 1908 ईस्वी तक स्वदेशी आंदोलन धीमा पड़ गया, क्योंकि 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हो गया था तथा तिलक, अश्विनी कुमार दत्त तथा कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया गया था। सरकार के दमन ने भी आंदोलन को कुचल दिया। स्वदेशी आंदोलन के प्रभावशाली संगठन व पार्टी संरचना की कमी थी। आगे है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन ने भारत में सोई हुई राष्ट्रीयता की भावना को जगाया तथा भावी राष्ट्रीय आंदोलन का आधार तैयार किया। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी 1905 ईस्वी से 1907 ईस्वी के बीच। एक सेकंड दोस्तों, वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो गया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाए। ठीक है, क्षमा चाहते हैं दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो ही अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए दोस्तों। लव यू, बाय बाय।